2014 में मोदी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद से बीफ एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। हमेशा से पॉलिटिकल इशू रहा है और इस पर डिस्कशन हमेशा एक रिलीजियस टर्न ले लेता है। बट इस वीडियो में आज कुछ डिफरेंट करते हैं। आज बात करते हैं बीफ के इशू के बारे में, मगर एनवायरमेंटल लेंस के जरिए। बीफ है तो फिर डेयरी इंडस्ट्री पर भी बात करते हैं। इन दोनों पर बात करते हैं, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं और एक इंडियन पर्सपेक्टिव देखते हैं। अगर हम बीफ की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें सारी कंट्रीज़ को मिलाकर, तो जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है, उन दोनों के ही मामले में यूएस एकदम टॉप पर आता है। अब बीफ के अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। शायद इनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जो आप जानकर चौंक भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जब आपको 1 किलोग्राम प्रोटीन चाहिए होता है तो आप जितना भी अनाज खाते हैं या जितना भी आप मीट खाते हैं और या फिर आप जितना बीफ खाते हैं, अगर आप इनको कंपेयर करें तो इनका जो CO2 एमिशन एनवायरनमेंट में होता है वो बीफ का ना सिर्फ अनाज से बल्कि बाकी मीट्स के कंपैरिजन में भी इतना ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 2, गाय जो भी खाना खाती हैं, चाहे वो ग्रास हो या स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हो, उसको पचाने के लिए इनके पेट में एंटेरिक फर्मेंटेशन होता है, जिसके ज़रिए मीथेन गैस निकलती है। ये मीथेन गैस 95% उनके बर्पिंग के थ्रू निकलती है और बाकी 5% पीछे के रास्ते से। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया में 1.4 बिलियन गाय हैं और अगर आप इनके मीथेन कंट्रीब्यूशन को देखें तो ये फॉसिल फ्यूल के सारे मीथेन कंट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा है। टोटल मीथेन कंट्रीब्यूशन का 28%। फैक्ट नंबर 4, ये मीथेन के बारे में है। पूरे ग्रीन हाउस गैसेस में देखें तो CO2 के बाद मीथेन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है 16%। बट CO2 के कंपैरिजन में ये जो हीट रोकती है वो 21 गुना ज़्यादा है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है हमारी दुनिया का तापमान बढ़ाने में, उसमें मीथेन नंबर 1 पे आता है। फैक्ट नंबर 5, पूरी दुनिया में जो रहने लायक जमीन है उसका आधा हिस्सा एग्रीकल्चर में यूज होता है और उस एग्रीकल्चर वाली जमीन का 77% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस को चारा चराने के लिए यूज होता है। फैक्ट नंबर 6, सिर्फ ये सब नहीं दोस्तों, बल्कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो 80% उसका डिफॉरेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ कैटल रैंचिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन चाहिए गाय भैंसों को चारा चराने के लिए। और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वहां पर जमीन में ट्रैप्ड CO2 है या फिर जो पेड़ों में कार्बन ट्रैप्ड रहता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और CO2 का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। तो यानी कि पूरी दुनिया में CO2 का कंट्रीब्यूशन, मीथेन का एमिशन और डिफॉरेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ गाय भैंसों की इतनी बड़ी आबादी को मेंटेन करने के लिए जा रहा है। और ये इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में बीफ की ज़रूरत होती है इस पूरी दुनिया के बीफ कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीफ इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रही है जिस पर हम हार्डली कोई कॉन्वर्सेशन देखते हैं। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पर। देखिए, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के लिए मैं आपको इंडिया लाना चाहता हूं। इंडिया के हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, यहां पर कई सारे कैटल स्मगलर काम करते हैं जो कि लोगों के घरों से या छोटे छोटे किसानों के यहां से गाय भैंसों को जबरन लेकर या फिर चोरी छिपे वहां से लेकर स्मगलिंग करते हैं, जिसका रास्ता वो बांग्लादेश तक लेकर जाते हैं। कई लोग बताते हैं कि ये वही रास्ता है जिसके जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है और इसमें सेम लोग इन्वॉल्व हैं। ये कैटल स्मगलिंग का मामला बहुत सीरियस है भारत के अंदर, क्योंकि इस पूरी हिंदी बेल्ट में कई सारे लोग आज भी अपने कैटल्स पर अपनी लाइफ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो ये है इसका इनकन्वीनियंट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, जिस पर बहुत कम लोग बात करने के लिए तैयार होते हैं। अब बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, बीफ के लिए जब हमने बात करी तो हमने ग्लोबल सिनेरियो देखा, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन था। मिल्क में जब हम देखेंगे तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इंडिया के अंदर एक सिंगल कंपनी जो पूरी चीज़ को डोमिनेट करती है वो है अमूल। और जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्री डेयरी इंडस्ट्री के बारे में देखें कि डेयरी इंडस्ट्री का काला सच, वो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं कि जैसे एक मेगा फैक्ट्री हो जहाँ पर बहुत सारी दसियों हज़ार गाय भैंस बंधी हुई है और उनसे मशीनों से दूध निकाला जा रहा है और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, और दिखाते हैं कि कितनी क्रूएलिटी यहाँ पर है। बट जब भारत में आप देखते हैं जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो ही उल्टा है, क्योंकि अमूल में जो लोग काम करते हैं वो एक यूनियन में काम करते हैं। बहुत सारे हजारों लाखों किसान और छोटे छोटे गाय भैंस पालने वाले लोग, जहाँ से दूध कलेक्ट होकर ये जाता है। इवन अमूल का नाम ही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और भाई अब इसमें भी देखिए, आप क्रूएलिटी तो मान सकते हैं कि गाय भैंस का दूध जो उनके बच्चों के लिए निकला वो हमने निकाल कर बेच दिया। तो अगर आप इसे भी क्रूएलिटी मानते हैं तो फिर ह्यूमन का जो इस धरती पर एग्जिस्टेंस है वो तो पूरा ही एक क्रूएलिटी है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट पर कहीं ना कहीं तो हार्म पहुंचा रहे हैं। बट जो डॉक्यूमेंट्रीज में वो क्रूएलिटी दिखाई जाती है, वो रियलिटी एटलीस्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वहाँ पर अभी तक उस हद तक नहीं है।
तो यही था मेरा वीडियो बीफ और डेयरी इंडस्ट्री पर। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है जिसने इस टॉपिक पर बात की हो। इंग्लिश में कुछ वीडियोस इस पर बनते रहे जिन पर मैंने रिसर्च के लिए भी बहुत रिलाई करा है और उनसे इंस्पिरेशन भी ली है, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिए। मगर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। फॉर मोर सच वीडियोज़ अहेड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन, इंस्टामोजो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आई सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।